वाणी टेलीकॉम सर्विस कंपनी के सभी मैनेजर्स और एम्प्लॉयज काफी परेशान थे, क्योंकि अब मिस्टर यशवर्धन राजपूत का बेटा खुद यह कंपनी में सीईओ बनकर आने वाला था। और मिस्टर यशवर्धन राजपूत एक ऐसा नाम था जिसके आगे इस देश के इंडस्ट्रीज और अमीर लोगों की गिनती खत्म हो जाती है। उनसे अमीर कोई नहीं था। वो रातों रात इकोनॉमी को पलटने की हिम्मत रखते थे। उनके पास कितने पैसे थे ये तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। उनकी खुद की कंपनी राजपूत इंडस्ट्रीज के अंदर कितनी कंपनीज और कितनी सब्सिडरी कंपनीज थी ये किसी को पता नहीं था। पर आज इस अनाउंसमेंट के बाद सभी को पता चल गया कि वाणी टेलीकॉम सर्विस भी राजपूत इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी थी, जिसके बारे में आज तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज भी इस बात से अनजान थे। और उसके ऊपर अब वहाँ मिस्टर यशवर्धन का इकलौता बेटा, जिसे पिछले कई सालों से किसी ने नहीं देखा था, वो सीईओ बनकर आ रहा था। सर, मिस्टर यशवर्धन राजपूत का बेटा? लेकिन मैंने तो सुना था कि वो लंदन अपनी पढ़ाई के लिए गया है। फाइनेंस मैनेजर ने हकलाते हुए पूछा। तभी मार्केटिंग मैनेजर ने अपनी राय रखते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, मैंने सुना था वो स्विट्जरलैंड में है। अपने स्कूल को खत्म करने के बाद वो आगे की स्टडीज के लिए वहीं चला गया था और अब तक वापस नहीं आया। वहाँ मौजूद सभी मिस्टर यशवर्धन राजपूत के बेटे के बारे में कई सारी बातें बताने लगे, जिनकी बातों को सुनकर सीईओ ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मिस्टर यशवर्धन राजपूत का बेटा कहाँ पढ़ाई करने गया था और अब तक क्या कर रहा था, इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि अब वो इस कंपनी में सीईओ बनकर आ रहा है, तो कोशिश यही करना कि कोई गलती ना हो, क्योंकि सामने वाला इंसान बिल्कुल नया है और काफी अमीर घर से है, तो हम सब जैसे लोग उनके सामने जमीन पर रहने वाले कोई कीड़े हैं, जिन्हें वो कभी भी मसल सकते हैं। सीईओ की इस बात ने सभी को डरा दिया था और फिर उन्होंने कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए, जिसके बाद मैनेजर के साथ भी मीटिंग खत्म हो गई। यहाँ चारू भी अपनी कंपनी में पहुंचने के बाद गुस्से में अपने कैबिन में बैठी हुई थी। उसे पता था कि सुबह ईशाना चिराग के साथ उसके घर के बाहर आई थी और वो लोग अभिराम को अपने साथ मिस्टर मल्होत्रा से माफी मंगवाने के लिए लेकर गए थे, जो बात उसे बिल्कुल मंजूर नहीं थी। काफी देर तक इस बारे में सोचने के बाद चारू ने अपने लैपटॉप में कुछ टाइप किया और फिर उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने कैबिन से बाहर निकली। सुनो, भूपेश सर वापस आ गए हैं क्या? जी मैडम, वो वापस आ गए हैं और काफी खुश लग रहे हैं, एक स्टाफ ने चारू को देखकर जवाब दिया, जिसकी बात सुनकर वो अब अपने कैबिन से निकलते ही सीधा भूपेश के कैबिन की तरफ बढ़ गई। भूपेश का कैबिन काफी बड़ा था और चारू के कैबिन के मुकाबले काफी डिजाइनर था। उसमें सारी सुख सुविधाएं थी। चारू दरवाजा खटखटाते ही सीधा अंदर चली गई, जिसे देखकर भूपेश, जो अपनी कुर्सी पर बैठा था, उसने मुस्कुराकर पूछा, चारू आओ ना, क्या बात हो गई? भूपेश की बात सुनते ही चारू ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस पेपर को भूपेश के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। क्या रेजिग्नेशन लेटर? भूपेश एकदम से ही हैरान होकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। चारू, मैं डिसीजन ले चुकी हूँ। चारू इतना कहकर वहां से जाने लगी, जिसे देखकर भूपेश ने उसके लेटर को देखते हुए कहा, ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं इसे अभी के लिए रख लेता हूँ, पर फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार फिर से सोच लेना, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तुम दोबारा वापस नहीं आ पाओगी। चारू बिना कुछ कहे वहां से अपने कैबिन में गई और अपना सारा सामान समेटकर ऑफिस से बाहर निकल गई। चतुर्वेदीज का अपना रिटेल सुपरमार्केट था, जो कि पूरे शहर में कई जगह पर था और शहर के आसपास के दूसरे स्टेट्स में भी उनके कुछ सुपरमार्केट्स थे। वो भी कंपनी से बाहर निकली ही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा, जिसकी आवाज सुनकर उसने अपना फोन रिसीव करके जैसे ही अपने कान के पास रखा, वो सामने वाले की बात सुनकर फिर दोबारा अंदर आई और सीधा भूपेश के कैबिन के अंदर चली गई। भूपेश अभी कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही चारू, जिसने अभी रेजिग्नेशन लेटर उसके टेबल पर रखा था, उस लेटर को लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसे देखकर भूपेश एकदम से कंफ्यूज होकर उसे घूरने लगा। चारू, ये सब क्या है? तुम अभी रेजिग्नेशन का लेटर देकर गई और अभी अचानक तुमने वापस आकर इसे फाड़ दिया।
क्या तुमने अपना इरादा बदल लिया? भूपेश ने कंफ्यूजन में पूछा। तभी चारू ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, अंकल, आपने अभी कहा था ना कि मैं फैसला बदल सकती हूँ, और मैंने फैसला बदल लिया। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। आई होप आप खुश जरूर होंगे। चारू इतना कहकर भूपेश के केबिन से बाहर निकल गई। वही भूपेश काफी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चारू को हो क्या गया था। इधर दूसरी तरफ वाणी टेलीकॉम सर्विस में हड़कंप मचा हुआ था। मैनेजर्स ने अपने डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म कर दिया था कि अब सीईओ बदलने वाला था, जिसके बाद पूरे ऑफिस में चर्चा होने लगी थी। किसी का भी काम में मन नहीं लग रहा था। इसी बीच कंपनी के बाहर एक काले रंग की लग्जरी कार आकर रुकी, जिसमें से विवेक और अभिराम दोनों एक साथ बाहर निकले। अभिराम थोड़ा उखड़ा हुआ दिख रहा था, जिसे देख विवेक ने उससे कहा, अभी तुम्हें अपना मूड ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑफिस के अंदर जाकर तुम्हें बहुत सारी चीजें हैंडल करनी है। इडियट। अभिराम ने अचानक ही विवेक के पास आकर उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, तुम पहले नहीं बता सकते थे कि वहां पर मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? हम दोनों इतने सालों से दोस्त हैं और तुम मुझे इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़कर वहां से ऐसे कैसे भाग गए? अभिराम की इन बातों को सुनकर विवेक अपना मुंह छुपाए हंस रहा था। उसे ध्रुव ने पहले ही कह दिया था कि उन दोनों के बॉक्सिंग मैच के बीच कोई नहीं आ सकता था। साथ ही विवेक को कुछ दूसरे जरूरी काम थे, जिसमें विवेक बिजी था। उसके चेहरे पर ऐसी दबी हुई हंसी देखकर अभिराम उससे और ज्यादा गुस्से से घूरने लगा। तभी विवेक ने कहा, अच्छा सॉरी, लेकिन अभी हमें अंदर चलना चाहिए। वैसे ही दोपहर हो चुकी है और सीईओ बदलने की जो अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद मेरा और संध्या का काम भी काफी बढ़ गया है। और अभी कल जो तुमने इन्वेस्टर के ऊपर मिल्कशेक गिराया था, उस मामले से निपटना बाकी है। अभिराम को जैसे ही इन्वेस्टर के ऊपर वो चॉकलेट मिल्क गिराने का किस्सा याद आया, उसे ऑफिस के वो स्टाफ भी याद आ गए, जिन लोगों ने उसे डॉक्यूमेंट रूम में बंद किया था। फिर उसने गहरी सांस ली और विवेक के साथ उसके पीछे पीछे कंपनी के अंदर की तरफ बढ़ गया। रिसेप्शन एरिया में ही काफी सारे एम्प्लॉई पानी और कॉफी के बहाने वहां खड़े होकर नए सीईओ और राजपूत खानदान के वारिस के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसमें मार्केटिंग और फाइनेंस मैनेजर भी शामिल थे। तभी विवेक अभिराम के साथ अंदर दाखिल हुआ, जिन्हें देखते ही सब बिल्कुल चुप हो गए, क्योंकि विवेक अभी भी सीईओ का असिस्टेंट था। अगर उसने कोई भी गलत बात सीईओ के खिलाफ सुन ली तो उन पर भारी पड़ सकती थी। विवेक भी बिना कुछ बोले उन सबको नजरअंदाज करते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ गया, ताकि वो सीईओ के कैबिन तक पहुंच सके। लेकिन अभिराम, जो उसके पीछे पीछे बढ़ रहा था, अचानक ही उसके सामने कुछ एम्प्लॉयज आ गए और तब उसकी टीम के मैनेजर संदीप ने उस पर तंज कसते हुए कहा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे टर्मिनेशन लेटर मिल नहीं गया क्या? तू जैसा बेशरम मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। कल जो किया उसके बावजूद तुम में इतनी हिम्मत है कि तू यहाँ वापस आ गया। इससे पहले कि तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाला जाए, वापस लौट जा। अरे सर, आप भी किससे बात कर रहे हैं? ये तो पनौती है, एक नंबर का बेशर्म। इसे कुछ भी कह लो, पर इसकी मोटी चमड़ी पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बस सुनता रहता है और अपना काम करता रहता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि इसके ससुराल वाले और इसकी बीवी इसे कैसे झेलते हैं। मैनेजर के साथ खड़े एक एम्प्लॉय ने हंसते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर बाकी के एम्प्लॉयज भी अभिराम पर हंसने लगे। सबके जबान पर अभिराम के लिए सिर्फ उल्टी सीधी बातें थी, जिन्हें सुनने के बाद अभिराम ने बहुत नरमी से कहा, सर, आई नो कि आपने मुझे अपनी टीम से टर्मिनेट किया है। अब मैं आपकी टीम का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी इस कंपनी का हिस्सा हूँ। मेरी जॉब अभी तक गई नहीं है। मुझे आज सुबह ही अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। अभिराम ने इतना कहकर अपने बैग से अपॉइंटमेंट लेटर निकालकर मैनेजर संदीप की तरफ बढ़ा दिया। उसके लेटर के एनवलप पर वाणी कंपनी का ही सील लगा हुआ था। ये देखकर संदीप ने झट से उसके हाथ से वो एनवलप लिया और उसे खोलकर देखने लगा। उसमें वाकई अभिराम का ज्वाइनिंग लेटर था। लेकिन जैसे ही अभिराम के नए काम की पोजीशन पर उसकी नजर गई, उसने एकदम से ही उस लेटर को फाड़कर अभिराम के मुंह पर फेंकते हुए हंसकर कहा, क्या बे लूजर, तुझे क्या लगता है
कि तू कुछ भी बोलेगा और मैं मान जाऊंगा? तू और सीईओ का असिस्टेंट, पूरी कंपनी जानती है कि सीईओ के असिस्टेंट पिछले 5 सालों से संध्या और विवेक हैं। उन दोनों के अलावा सीईओ को किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ी है, और अगर गलती से पड़ भी गई ना तो वो तुझ जैसे पनौती को कभी हायर नहीं करेंगे। तो अब चुपचाप से बाहर निकल। संदीप ने अभिराम को धक्का देते हुए कहा, जिसका बर्ताव देखकर अभिराम ने फिर से कहा, सर, ये लेटर झूठ नहीं है। मैं सच में सीईओ का नया असिस्टेंट हूँ। आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। अभिराम बेचारी नजरों से उन सबको देख रहा था। वो सब उस पर हंस रहे थे। उन्हें अभिराम का यूं अचानक टर्मिनेशन के बाद प्रमोशन मिलना हजम नहीं हो रहा था। संदीप ने तुरंत ही दरवाजे पर खड़े वॉचमैन को पुकारते हुए कहा, वॉचमैन, कहाँ गए? जल्दी इस कचरे को यहाँ से बाहर फेंको, वरना हमारे नए सीईओ इस कचरे को देखकर हम पर चिल्लाने लगेंगे। इससे पहले कि सीईओ यहाँ आ जाए और उनका मूड ऑफ हो, इस पनौती को यहाँ से बाहर निकालो। जी साहब। बाहर से 2 वॉचमैन दौड़ते हुए आए और अभिराम का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगे। अभिराम खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए उन सबके सामने मिन्नतें कर रहा था, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी अचानक विवेक रिसेप्शन के पास आया और उसने एक फाइल रिसेप्शन पर तेज आवाज के साथ पटकते हुए अपनी बुलंद आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जॉब जाए तो अभी सीईओ के नए असिस्टेंट अभिराम को छोड़ दो, वरना सीईओ के आने से पहले ही मैं यहाँ का कचरा साफ करवा दूंगा। विवेक की धमकी सुनते ही वॉचमैन ने अभिराम को छोड़ दिया, जिसके बाद अभिराम अपने कपड़े ठीक करने लगा, लेकिन उसकी शर्ट पुरानी थी और वॉचमैन के ऐसे जबरदस्ती खींचने की वजह से उसकी शर्ट की एक बाजू फट चुकी थी, जिसे देखकर अभिराम परेशान था। तभी विवेक ने अभिराम को देखते हुए कहा, तुम्हें अभी तक सुना ही नहीं दिया? तुम्हारा क्या काम है? अब तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा। अभिराम, ये फाइल्स उठाओ और अभी मेरे साथ चलो। तुम आज ही असिस्टेंट बने हो तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। विवेक की बात सुनते ही अभिराम बिना किसी बात की परवाह किए रिसेप्शन से उन फाइलों को उठाकर वहां से विवेक के पीछे पीछे बढ़ गया। वहां उसके पीछे खड़े सभी लोग एकदम हैरान थे। सबको कुछ देर के लिए समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी उन लोगों ने विवेक के मुंह से क्या सुना। कुछ देर तक वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहा और तब फाइनेंस मैनेजर ने संदीप से पूछा, संदीप, क्या तुम्हें भी नहीं पता था कि ये पनौती तुम्हारे टर्मिनेट करने के बाद सीधा सीईओ का असिस्टेंट बनने वाला है? आखिर इस पनौती ने अब क्या किया? कहीं चतुर्वेदी परिवार का दामाद होने का फायदा तो नहीं उठा लिया? पर मैंने सुना था कि उस परिवार में इसकी कदर तक नहीं। तुमने सिर्फ सुना है, लेकिन मैंने देखा है। इसके ससुराल वाले इसे घर के कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। पर अचानक से इसका प्रमोशन कैसे हो गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। दाल में कुछ तो काला है, पता करना पड़ेगा। संदीप के साथ साथ सभी अभिराम की पहचान और उसके प्रमोशन के पीछे के कारण के बारे में सोचने लगे। उन्हें किसी भी तरह से अब अभिराम के बारे में जानना था।